हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम यू मस्ट नो। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में अहम जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी चाहते हैं। आप अगर रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। Rent of house property is taxable under Section 22 under the head Income from House Property, even if property constitutes stock in trade of recipient of rent or the recipient of rent is engaged in business of letting properties on rent। हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है वो टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे सबसे पहले शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी बिजनेसमैन की स्टॉक इन ट्रेड है या फिर वो बिजनेसमैन प्रॉपर्टी को लेट आउट करने का या रेंट पे देने का बिजनेस करता है तो भी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल होगी। ये इनकम बिजनेस के हेड में जो पीजीबीपी का हेड होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें टैक्सेबल नहीं होगी। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिक हेड हमें दिया हुआ है एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ इनकम के लिए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक शुड प्रिवेल ओवर जनरल, ये वाला प्रिंसिपल लगा के इस रेंटल इनकम को टैक्सेबल किया जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ना कि एज पर बिजनेस इनकम। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंटल इनकम ऑफ अ वैकेंट प्लॉट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट इज टैक्सेबल ईदर एज बिजनेस प्रॉफिट्स और एज अदर सोर्स इनकम। यहाँ पे जो इनकम चार्जेबल होती है वो हाउस प्रॉपर्टी पे होती है। अगर कोई प्लॉट है आपके पास जो कि वैकेंट है, उस प्लॉट पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो ये वैकेंट प्लॉट की जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी या तो एज अ बिजनेस इनकम या फिर एज अदर सोर्स इनकम। अगर आपकी वो बिजनेस नेचर की एक्टिविटी है तो वो बिजनेस इनकम में जाएगी या फिर वो अदर सोर्स इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी। बट ये बात कंफर्म है कि वैकेंट प्लॉट की इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्डिंग इज वाइड इनफ टू इंक्लूड रेजिडेंशियल हाउस, बिल्डिंग लेट आउट फॉर ऑफिस, फॉर स्टोरेज, फैक्ट्री, म्यूजिक हॉल, डांस हॉल, लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम यूज फॉर सिनेमा। हाँ जी, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो प्रावधान हैं वो बिल्डिंग को बहुत वाइडली डिफाइन करते हैं। बिल्डिंग जो है उसकी इंटरप्रिटेशन काफ़ी वाइड है और उसमें इंक्लूड किया जा सकता है एक रेजिडेंशियल हाउस या फिर कोई भी बिल्डिंग जो ऑफिस पर्पस के लिए लेट आउट की गई हो, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग जो कि स्टोरेज में यूज़ आती हो, फैक्ट्री के यूज़ आती हो, म्यूज़िक हॉल के लिए यूज़ आती हो, डांस हॉल के लिए यूज़ आती हो, लेक्चर हॉल के लिए यूज़ आती हो, ऑडिटोरियम की तरफ सिनेमा घरों में यूज़ आती हो। तो बिल्डिंग की जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे वो बहुत वाइड है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक पर्पस की बिल्डिंग हो, बिल्डिंग कैन बी ऑफ कमर्शियल पर्पस ऑल्सो। और जो भी रेंटल इनकम अराइज होगी वो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो सबलेटिंग की इनकम होती है, सबलेटिंग, हाँ जी, सबलेटिंग मतलब आपने रेंट पे लिया और वापस आपने आगे रेंट पे उस प्रॉपर्टी को दे दिया, उसको हम बोलते हैं सबलेटिंग। जो सबलेटिंग की इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, या तो वो बिजनेस की तरह टैक्सेबल होगी या फिर वो अदर सोर्स की इनकम की तरह टैक्सेबल होगी। इसका कारण ये है कि जो भी इंसान प्रॉपर्टी को सबलेट कर रहा है वो ओनर नहीं है, तो जो भी इनकम रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगी वहाँ पे ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में जो भी इंसान उसको सबलेट करता है उसके पास ओनरशिप नहीं है, तो ये इनकम जो है सबलेटिंग की, ये या तो ये बिजनेस इनकम होगी, अदर सोर्स इनकम होगी, पर ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई हाउस या फिर कोई ऑफिस लीज पे लिया और वापस आपने उसको लीज पे किसी और को दे दिया, और इससे जो आपको इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस ऑफिस के या उस हाउस के ओनर नहीं हैं, आपने किसी और से लीज पे लेके किसी और को रेंट पे या लीज पे उसको दे दिया है। तो ये जो सबलेटिंग की इनकम है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी।
Next point, transferor is treated as deemed owner of property if he transfers property to spouse or to his minor child without adequate consideration. हाँ जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. अगर कोई ट्रांसफरर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है अपनी वाइफ को या फिर अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे जो ट्रांसफरर है मतलब जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसी को ही ओनर मान लिया जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जाएगी. ये एक जिसको आप कहते हैं कि टैक्स की चोरी रोकने वाला सेक्शन या प्रोविज़न आप इसको कह सकते हैं. जैसे 2.5 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो हर टैक्स पेयर को मिलती है. तो जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है वो इस प्रैक्टिस में धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे. उनकी जो एक्सेस प्रॉपर्टी है वो उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ताकि हर मेंबर को जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसका बेनिफिट मिल जाए. तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये प्रावधान डाला गया कि अगर कोई भी इंसान अपनी वाइफ को या अपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस इंसान को ही जिसने ये ट्रांसफ़र की है उसको ही ओनर मान लिया जाएगा टैक्सेशन पर्पस के लिए. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. वेयर पीरियड ऑफ लीज इज मोर देन 12 ईयर्स लेसी इज ट्रीटेड एज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है और लीज पीरियड 12 साल से ज़्यादा है तो आप मतलब लेसी को ही मान लिया जाएगा कि वो ओनर है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पॉइंट है when letting out is subservient and incidental to the main business, then income from house property let out is treated as business income. अगर कोई लेटिंग आउट हुई है और वो लेटिंग आउट जो बिजनेस एक्टिविटी है उसकी इंसिडेंटल है या फिर उसकी सबसर्वेंट है, तो ही वो इनकम जो है वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी. फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ. मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने फैक्ट्री के बाजू में ही कुछ क्वार्टर्स बनवा दिए अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, मैनेजर्स के लिए, और मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ वर्कर्स उन क्वार्टर्स में रहना शुरू कर देते हैं और एक नॉमिनल सा रेंट फैक्ट्री को या कंपनी को पे कर रहे हैं. तो जो कंपनी की इनकम है ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी, इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम हम नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि ये जो लेटिंग आउट हुई है, दिस लेटिंग आउट इज कंप्लीटली इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस एंड ऑल्सो सबसर्वेंट टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी. सो दिस income is to be termed as business income but not income from house property. Next point देखते हैं. Income from house property located outside India is also subject to tax incidence as per section 22. हाँ जी, अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है और आपको रेंटल इनकम अर्न हो रही है तो उसको यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी इंडिया में है और वो सारी चीज़ें लगा दी जाएगी जो इंडियन प्रॉपर्टी पे लगाई जाती हैं. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है और उस पर आप रेंटल अर्न कर रहे हैं, रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स आपके ऊपर लगेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इट इज़ ओपन टू असेसिंग ऑफिसर टू डिसाइड इन हुज हैंड्स हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स. इंडिया में प्रॉपर्टी पे काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स अराइज हैं. कहीं पे कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कहीं पे टेनेंट्स के डिस्प्यूट्स हैं. तो मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी इंडिया में डिस्प्यूटेड है. तो यहाँ पे जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करेगा या फिर कोई इंक्वायरी आएगी कि हु वुड गोइंग टू बी द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर एडिंग रेंटल इनकम, तो यहाँ पे पूरी पावर असेसिंग ऑफिसर के पास हैं. वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ये राइट है उसके पास डिसाइड करने का कि किसके हैंड्स में वो रेंटल इनकम जोड़े. यहाँ पे उसको जो जुडिशरी है, सेशन कोर्ट्स या हाई कोर्ट, जिस भी कोर्ट के सामने वो केस पेंडिंग है उसका इंतज़ार करने की उसको ज़रूरत नहीं है. वो फ्री है, वो डिसाइड कर सकता है कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो रेंटल इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होनी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. टैक्स पेयर हैज़ चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग एनी टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन ऑन सच प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे टैक्स पेयर के पास जो है वो चॉइस है, वो कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकता है
ये 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने का ऑप्शन अभी लेटेस्ट में ही इसी असेसमेंट ईयर से आया है, अदरवाइज ये पहले सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का था। तो आप कोई भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अपनी चॉइस के हिसाब से, जो लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होना ज़रूरी है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशंस ऑन सच प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं क्या है। इट इज़ नॉट टैक्स ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज़ टैक्स ऑन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टी टू जनरेट इनकम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। जो जब हम कैलकुलेशन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम की, तो हमें ये देखने को मिलता है दैट इट इज़ नॉट अ टैक्स ऑन रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, बट इट इज़ टैक्स ऑन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी टू जनरेट इनकम। प्रॉपर्टी की जो कैपेसिटी है इनकम जनरेट करने की, उस कैपेसिटी की जो इनकम है, रिलेवेंट इनकम है, उस पर टैक्स लगाया जाता है, ना कि एक्चुअल रेंट पे टैक्स लगाया जाता है। कैलकुलेशंस कुछ इस हिसाब से की जाती हैं। अगर आप इस पॉइंट की और जानकारी चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रावधान है वो आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल रेंट पे टैक्सेबिलिटी नहीं होती। अगर प्रॉपर्टी है और उसमें कैपेसिटी है रेंट अर्न करने की, तो उसका जो भी रेंटल इनकम होगी, जो भी एलिजिबल इनकम होगी जो वो अर्न कर सकती है, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू बेसिस पर भी डिडक्ट हो जाते हैं। नहीं, म्युनिसिपल बेसिस जब तक आप एक्चुअल में म्युनिसिपल टैक्सेस जब तक आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उनकी डिडक्शन अलाउेबल नहीं है। आपको अगर उनकी डिडक्शन लेनी है तो उनका पेमेंट करना कंपलसरी है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। जो सेक्शन 24 में बोरोड कैपिटल का जो बेनिफिट लिया जाता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में, वो कैश बेसिस पे डिडक्ट हो जाती है। लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, बट नहीं, यहाँ पे कैश बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलती, यहाँ पे एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन मिलती है। अगर इंटरेस्ट ड्यू होता जा रहा है लोन पे तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने वो पे नहीं किया है तो भी, तो दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस बट नॉट ऑन कैश बेसिस। तो ये था हमारा वीडियो फॉर सम बेसिक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like this video, share this video and subscribe to our channel. Thank you. Bye.